नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम जो है निर्धनता निर्धनता को जानेंगे कि निर्धनता क्या होती है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि निर्धनता की भारत में कौन कौन सी समितियां जो हैं वो बनाई गई थी। और आज लोरेंज वक्र जो है, लोरेंज वक्र को पढ़ेंगे और गिनी गुणांक को पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्धनता के अंतर्गत आती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं निर्धनता किसे कहेंगे हम। देखो, निर्धन कौन होता है? जिसको कि मूलभूत आवश्यकता जो है वो नहीं मिले, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति नहीं हो सके, वो क्या है? वो निर्धन है, ठीक है, वो निर्धन है। मूलभूत आवश्यकता क्या है? मूलभूत आवश्यकता में वही है जैसे रोटी है, कपड़ा है और मकान है। तो जिसको ये चीज़ें भी अगर नहीं मिल रही ना, तो वो निर्धनता की कैटेगरी में है। निर्धनता दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना आपको। निर्धनता दो प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। अगर मैं बात करूं निर्धनता की, तो एक है सापेक्ष निर्धनता, एक है निरपेक्ष निर्धनता। एक सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? देखिए, अगर मैं बात करूं, जब निर्धनता की जो तुलना है वो दो देशों के बीच में, मतलब देशों के बीच में हो सकती है या फिर व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो है वो सापेक्ष निर्धनता कहलाता है, ठीक है, वो सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। इसकी गणना हम किस विधि से करते हैं? वो है लोरेंज वक्र, ठीक है, वो है लोरेंज वक्र, ठीक है। तो सापेक्ष निर्धनता की जो है उसकी गणना हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक के आधार पर करते हैं, ठीक है। भारत में जो है वो निर्धनता का मापन लोरेंज वक्र या गिनी गुणांक से नहीं होता है। यहाँ पे जो है कुछ समितियाँ बनाई गई थी, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति हुई, रंगराजन समिति हुई, लक्कड़वाला समिति है और अलग समिति है। तो ये सारी समितियाँ थी, उनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सापेक्ष निर्धनता तो ये है कि भाई मतलब देशों के बीच या फिर व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना करके जो है निर्धनता का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, उसका पता लगाया जा रहा है, तो वो सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है? अगर मैं बात करूं निरपेक्ष निर्धनता की, तो देखो, निरपेक्ष निर्धनता बेसिकली ये है कि इसमें जो है किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो निर्धनता का माप किया जाता है, जैसे कि न्यूनतम कैलोरी, किसी देश के अंदर ही जो है स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं इसमें ना, जैसे न्यूनतम कैलोरी हो गया, उस देश के अंदर जो है लोग जो रह रहे हैं उनका उपभोग का स्तर है, ठीक है, हाँ, उपभोग का जो स्तर है, ठीक है। और वैसे अगर बात करूं मैं, तो हाँ, इसमें हम ये भी देखेंगे एमआरपी जो है, डबल एमआरपी जो है, एमएमआरपी जो होती है वो, तो ये क्या होती है? देखो, एमआरपी जो है वो जो हम पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ने वाले हैं हम सुरेश तेंदुलकर समिति के अंदर आएगी वो बात, और रंगराजन समिति जो है उसके अंदर आएगी एमएमआरपी, ठीक है। ये चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं लोरेंज वक्र क्या होता है। लोरेंज वक्र क्या होता है? काफ़ी एग्जाम में जो है ये प्रश्न बना है, काफ़ी बार आया है। लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक को भी हम देखेंगे। इसका संबंध जो है निरपेक्ष निर्धनता से बिल्कुल नहीं है, इसका संबंध जो है वो है सापेक्ष निर्धनता से। लॉरेंज वक्र का संबंध है सापेक्ष निर्धनता से। देखिए, लॉरेंज वक्र की मैं बात करूं, ये क्या दर्शाता है? बेसिकली एग्जाम में है ना, एग्जाम में वो क्या करेंगे, सीधा दे देंगे कि लोरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है, लोरेंज वक्र जो है आय में जो है असमानता है, आय में जो असमानता होती है उसको बताता है ना, आय में असमानता को बताता है। देखिए, लोरेंज वक्र में जो है वो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। लोरेंज वक्र में क्या होता है, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो एक्सिस है, ठीक है। तो ये दो एक्सिस हैं, दोनों अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। जैसे कि एक जो एक्स वाला है वो दर्शाता क्या है? आय प्राप्तकर्ता जो होते हैं उनकी संचयी बारंबारता प्रतिशत, ठीक है। क्या दर्शाता है? आय प्राप्तकर्ता का संचयी बारंबारता प्रतिशत। लेकिन जो वाई एक्सिस है, जो वाई अक्ष है, ये कुल आय होती है, कुल आय का संचयी बारंबारता जो प्रतिशत होता है उसको दर्शाता है ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है दो एक्सिस है इसमें, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि अगर मान लो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, सिंपल जो रेखा है वो है पूर्ण समता रेखा। पूर्ण समता रेखा का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर आएगी समानता है, पूर्ण रूप से समानता है। पूर्ण समता रेखा, नाम भी इसका यही है। तो आय की पूरी समानता है, ठीक है। किस प्रकार से? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए समानता किस प्रकार से है। मान लो कि यहाँ पर देखिए
अगर कुल आय जो है वो है 20, ठीक है, कुछ भी मान लो, अब ये आंकड़ा 20 का दे रखा है, वैसे यहाँ पर मान लो आय 20 है, और जो उपभोग करता है, जो आय को यूज़ कर रहे हैं वो भी 20 ही है, ठीक है, वो भी 20 लोग ही हैं, वो भी 20 है, 40 नहीं है, वो भी 20 ही है, ठीक है। और अगर अगर आय 40 हो, आय 40 हो, ठीक है, आय 40 हो, और अगर यूज़ करता भी जो है, उपयोग में लेने वाले जो है प्राप्त करता है वो भी 40 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक जो सभी अगर समान है तो इस प्रकार से एक सरल रेखा बनती है, इस प्रकार से एक सरल रेखा बनती है, इसका नाम ही है पूर्ण समता रेखा, इसे ही हम पूर्ण समता रेखा कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आय सबकी समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए लोरेंज वक्र जो है वो असमानता किस प्रकार से दर्शाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आय जो है, आय अगर कम है और प्राप्तकर्ता अधिक है तो क्या होगा, तो आय में असमानता हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर 20 आय है अपने पास, ठीक है, और प्राप्तकर्ता जो है 20 आय है, और जो प्राप्त करता है वो अगर मान लो 60 है, ठीक है, और अगर अपनी आय जो है 60 है और प्राप्तकर्ता जो है वो 100 है, ठीक है, तब क्या बनेगी, तब एक देखिए ये वक्र बनेगा, ये वक्र बनेगा, लोरेंज वक्र बनेगा, ठीक है, ये देख पा रहे हैं ना आप, ये लोरेंज वक्र बनेगा। तो ये वक्र बनेगा लोरेंज वक्र, ये जो लोरेंज वक्र और पूर्ण समता रेखा, लोरेंज वक्र और पूर्ण समता रेखा के बीच में जो आपको जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, छायांकित क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आय में असमानता है। तो ये था लोरेंज वक्र जो कि आय में असमानता को दर्शाता है। अब हम देखते हैं गिन्नी गुणांक। देखो, लोरेंज वक्र जो होता है वो ग्राफ पर आधारित होता है, लेकिन गिन्नी गुणांक जो होता है वो किस पे आधारित होता है, वो गणितीय प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, ठीक है। गिन्नी गुणांक में क्या होता है, गिन्नी गुणांक में दो मान होते हैं, एक 0 और एक 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही जो है इसका मान आता है, तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर इसके बीच में जो है मान आएगा, ठीक है, 1 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या करता है गिन्नी गुणांक जो है वो भी जो है आय में असमानता दर्शाता है, ठीक है, असमानता का पता लगाता है। अगर गिन्नी गुणांक का मान 0 है मतलब आय समान है, और गिन्नी गुणांक का मान अगर 1 है तो आय में असमानता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं जो समितियां जो बनाई गई हैं निरपेक्ष निर्धनता को मापने के लिए, ठीक है। अपने भारत के अंदर जो है निर्धनता को मापने में जो है इन्हीं का यूज़ किया गया है, निर्धनता को मापने में निरपेक्ष निर्धनता प्रणाली, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं निर्धनता समितियों की, तो कुछ विशेष प्रकार की समितियां हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रथ दाडेकर समिति, याद रखना आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं रथ दाडेकर समिति, तो ये जो है इसका गठन है वर्ष 1971 के अंदर जो है हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो ये योजना आयोग जो है, जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन, अभी तो वैसे नीति आयोग है, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से, लेकिन उससे पहले जो योजना आयोग था जिसका गठन 1950 में हुआ है, ठीक है। तो जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग के सदस्यों के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता था, ठीक है। समितियों को बनाने का काम भी जो है योजना आयोग ने किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो दाडेकर समिति जो है उसके आंकड़े जो है किस साल से लिए गए थे, तो 1960-61 पर आंकड़े जो बेस्ड थे, ठीक है, उसी पर आधारित थे। और जो सर्वेक्षण किया वो किसने किया, तो वो किया था NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भी वर्ष 1950 में हुई थी। आपको रथ दाडेकर समिति के बारे में विशेष बात ये याद रखनी है कि जो है इसने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी जो है, 2250 कैलोरी जो भोजन से प्राप्त होती है, 2250 कैलोरी, उसको जो है एक आधार माना है गरीबी का, ठीक है। मतलब इससे कम जो है अगर कैलोरी जो है प्राप्त कर रहे हो आप, तो वो क्या है, तो वो गरीबी रेखा में आएगा, ठीक है। ये था रथ दाडेकर समिति। अब हम देखते हैं वाई के अलग समिति की बात करूं तो इसका गठन हुआ है वर्ष 1977 के अंदर, और 2 वर्षों में ही इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी है, वो है 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ वाई के अलग समिति की, तो इन्होंने जो है, इस समिति ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र के लिए जो है वो 2100 कैलोरी का जो है निर्धारण किया था। यानी कि गाँवों के अंदर अगर 2400 कैलोरी से अगर जो कम अगर जो है ऊर्जा मिल रही है भोजन से, ठीक है, तो उपभोग कर पा रहे हैं, तो वो क्या है,
वो क्या है, तो वो है गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। और शहरी क्षेत्र में क्या है, वो 2100 से जो कम है वो, ठीक है। तो ये थी वाई के अलग समिति। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अब हमारी तीनों समिति आएगी, वो है एक है लकड़वाला समिति, एक सुरेश तेंदुलकर समिति और एक रंगराजन समिति। मैं अगर बात करूं लकड़वाला समिति की, तो इसका गठन है वर्ष 1989 में हुआ है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो वर्ष 1993 में जो है अपनी रिपोर्ट दी है। लकड़वाला समिति ने जो है अपनी जो निर्धनता रेखा के बारे में बताए हैं, तो वो क्या है, तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, जिसको हम सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कहते हैं, उसके आधार पर जो है लकड़वाला जो समिति है, इसने जो है निर्धनता रेखा के बारे में बताया है। और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा के बारे में इन्होंने बोला है, ठीक है। ये थी लकड़वाला समिति। अब हम देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार ज़्यादातर जो है 90% जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूँ अगर सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन हुआ है वर्ष 2005 के अंदर। कब हुआ है, 2005 के अंदर। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट दी थी 4 साल बाद, यानी कि 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सुरेश तेंदुलकर की जो समिति थी, ठीक है, इसने जो निर्धनता का आकलन किया वो MRP आधारित, मतलब ये होता है कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड पर जो है ये आधारित थी सुरेश तेंदुलकर समिति। इसने जो है निर्धनता का क्या माप माना है, इसने माना है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर 816 रुपये प्रति व्यक्ति जो है उपभोग व्यय हो रहा है, ये व्यय जो है वो 1 महीने का है, न कि 1 साल का। ये 816 रुपये जो है प्रति व्यक्ति जो उपभोग हो रहा है, ठीक है, 1 महीने का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, यानी कि प्रतिदिन कितना बनता है, लगभग 27 रुपये, ठीक है। अगर इससे नीचे अगर कोई है, इससे नीचे अगर कोई उपभोग कर रहा है, ठीक है, उपभोग पर व्यय कर रहा है, तो वो क्या है, निर्धनता में आएगा, निर्धनता रेखा में आएगा। और शहरी क्षेत्र के लिए इसने क्या माना है, सुरेश तेंदुलकर ने माना है कि जो है ग्रामीण के लिए तो 816 और शहरी के लिए है वो 1000 रुपये, 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये माने हैं, वो भी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और जो प्रतिदिन कितना बनता है, वो बनता है 33 रुपया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये थी सुरेश तेंदुलकर समिति। एक बात विशेष याद रखनी है सुरेश तेंदुलकर के समिति के संबंध में कि यहाँ पर देखिए आप, भारत में जो है इसने गरीबी का प्रतिशत बताया है, वो प्रतिशत बताया है इसने 21.9% जो है इसने बताया है सुरेश तेंदुलकर समिति ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा ही पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 21.9%। अब हम रंगराजन समिति देखते हैं। रंगराजन समिति जो है उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं रंगराजन समिति की, तो इसका जो गठन है वो हुआ है वर्ष 2012 के अंदर हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2014 में दी थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रंगराजन समिति ने 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो व्यय है वो बताया है। और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय बताए हैं, जो कि पर डे का हिसाब से कितना बनता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो 32 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए जो है 47 रुपये की इन्होंने बात कही थी। और अगर बात करें तो इन्होंने भारत में जो है गरीबी का प्रतिशत कितना माना है, सुरेश तेंदुलकर ने जो है वो 21.9% माना है। इन्होंने इससे थोड़ा ज़्यादा यानी कि 29.5% जो है वो रंगराजन समिति ने जो है भारत में गरीबी का प्रतिशत माना है। तो ये था आपके लिए पूरा निर्धनता वाला टॉपिक। आज हमने ये पूरा कर लिया है अच्छे से। और जी हाँ, ये डेटा मैं इंटरनेट और बुक की सहायता से आपके लिए एकत्रित किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट है तो वो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।